ये आपको प्रायोरिटी से पहले ये करना है। कौन सा टॉपिक है? झुड़ुक। ये कविता हुई नहीं है ना आपकी? झुड़ुक पोएम कर ले अभी, किसी को है अभी टेस्ट में? हेलो, झुड़ुक ये कविता? ओके, चलो तो ये स्टार्ट करें हम लोग। पेज नंबर 32, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32। ओके, सो झुड़ुक कविता शुरुआत करते हैं अभी। ये हुई है क्या पहले आपको? नहीं ना? ओके, अच्छा तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है ना कि वो प्रायोरिटी से पहले लेना चाहिए? अभी थोड़ा टाइम है तो ये कविता हो जाएगी थोड़ी बहुत अपनी, ठीक है? ओके, ठीक है, तो मैं अभी सब लोग बोल रहे तो हम पोएम नंबर 9 झुड़ुक कविता स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 32, झुड़ुक। ओके, इस कविता के जो कवि है उनका नाम है दामोदर कारे। क्या नाम है? दामोदर कारे। ओके, दामोदर कारे इनकी ये कविता। सो अभी सबसे पहले आपके मन में आएगा सर झुड़ुक का मतलब क्या है? झुड़ुक यानी ब्रीज। अभी देखो जैसे मौसम, बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, राइट? जोर की हवा भी जाती है, चलती है, तो एक ठंडी हवा का जो झोंका होता है, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? झुड़ुक। इसे क्या कहते हैं? झुड़ुक यानी ब्रीज। ओके, जोर की हवा होती है उसको विंड कहते हैं, है ना? वारा, मराठीत त्याला वारा म्हणणार. आणि छोटीशी जी मस्त मंद अशी जी झुळूक असते, हाँ ब्रीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? झुळूक। ओके, स्पेलिंग लिखते वक्त पहला झू लिखते वक्त पहले क्या लिखेंगे? रस्व यानी छोटी मात्रा, हळू लिखते वक्त बड़ी मात्रा, झुळूक। नाउ कवि का परिचय सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना। कवि दामोदर कारे, वन ऑफ द फेमस पोएट, प्रसिद्ध कवी। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्य रचना प्रसिद्ध आहेत, कई सारे उन्होंने कविताएं लिखी है। निसर्ग हा त्यांच्या कविताचा आवडता विषय, यानी उनके ज्यादातर सारी कविता या बहुत सी कविताएं, ये उनका जो भी है, इसका मेन घटक जो है वह है निसर्ग, नेचर। सो नेचर के बारे में ज्यादातर ये पोएट लिखते हैं। ओके, नाउ क्या इस कविता में हम देखते हैं? आपण वाऱ्याची झुळूक झाली तर कोठे कुठे जाता येईल, काय काय पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येईल याचे मजेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केलेले आहे। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत अलग अलग इच्छाएं होती है, बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट? बट या चांद पे जाके घर बांधना, ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे इमेजिनेशन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? मतलब किसी ने आपको निबंध में भी आता है ना कि अगर आप घड़ी हो, राइट, अगर आप एक क्लॉक है, तो आप क्या आपके आपका मनोगत यानी आपकी जो भी ऑटोबायोग्राफी आप कैसे लिखोगे, तो इस तरीके से आपको आता है। तो वैसे ही आपको आत्मलेखन में या निबंध लेखन में ये भी आता है, जर तुम्ही झुळूक झालात तर, राइट? अगर आप हवा का झोंका बन गए तो आप क्या करोगे? जैसे आता ना कल्पना विस्तार में, पंतप्रधान, मी मुख्यमंत्री झालो तर, मी पंतप्रधान झालो तर, राइट? यदि मैं पुस्तक बन गया तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें अगर जान आ गई और आप वो बन गए तो आप क्या इमेजिन करोगे? इस तरीके से यहाँ पर कवि ने इमेजिन किया है कि अगर अरे यार, सब लोग ने मुझे झुड़ुक लेने के लिए कहा, इसलिए मैंने झुड़ुक स्टार्ट किया, टाइम भी कम है, तो बातमी लेखन लेना ये कह रहे हैं, क्या करे अभी? पहले ये कर लेते बेटा। ओके, सो यस, कवि दामोदर कारे इन्होंने इस कविता में ये इमेजिन किया कि वो एक झुड़ुक मुनी मुनी एक छोटी सी ब्रिज, एक मंद झुड़ुक बनलेली है, और अगर झुड़ुक बन के वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या फन, क्या क्या मजा कर सकते हैं, इस कविता में कवि ने बताया। ठीक है, कविता पढ़ लेता हूं मैं। वाटते सानोली मंद झुळूक मी मावे, येईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। वाटते सानोली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी। हळू थपकत जावे कधी काणोसा घेत, हळू थपकत जावे कधी काणोसा घेत, कधी रमत गमत वा
कधी भरारी थेट। देखो कितनी सुंदर कल्पना है कवि की। आगे कवि ने क्या इमेजिन किया है, लावणी अंगोली कलिकेला हळूवार, लावणी अंगोली कलिकेला हळूवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार, परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा. गाण्याची चुकली मुकली गोड लकीर, गाण्याची चुकली मुकली गोड लकीर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर, शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवित मखमली तरंग जावे गात, वेळूंच्या कुंजी वाजवणी अलगुज, अलगुज याने बासुरी, हं? वेळू, वेळू याने बांबू. मी पुढे शब्दार्थ सांगतो, लक्षात घ्या. वेळूच्या कुंजी वाजवणी अलगुज, कणसांच्या काणी सांगावे हितगुज, शिंपावी डोही फुले बकुळेची सारी, शिंपावी डोही फुले बकुळेची सारी, गाळून जांभळे पिकली बुळबुळ तिरी, दिनभर राबोनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आनावी बिलगोनी, स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा यावे मी तिन्ही सांजा, यावे में तिन्ही सांझा. देखो कितना सुंदर कवि ने कल्पना किया. अगर कवि एक हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका अगर बन जाता तो वो क्या क्या कर लेता, इस तरीके से कवि ने यहाँ पर एक इमेजिनेशन किया है. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कवि पहले दो लाइन में क्या कहता है, वाटते, वाटते यानी मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, क्या आता है कि सानोली मंद झुळूक मी भावे, आई वॉन्ट टू बी, मुझे बनना है. क्या बनना है, क्या ले कवि के मन में विचार आया है, क्या ख्याल आया है, एक मंद झुळूक, सानोली, सानोली यानी छोटी सी, टाइनी, सानोली यानी छोटी सी, यस. मंद, मंद यानी जेंटल, मंद यानी येड़ा, अपन बोलते हैं ना कि पागल है मंद, वो वाला मंद नहीं है. मंद यानी स्लो, जेंटल, यह अर्थानी है. ओके. और झुड़ुक का मतलब ऑलरेडी हमने बताया, हवा का झोंका, ब्रीज. तो कवि कहता है कि मुझे एक छोटा सा नन्हा सा एकदम जेंटल ऐसे एक मंद सानोली काय का व्हायचंय, मला झुळूक व्हायचंय. ओके. तो ये हवा का झोंका झुळूक बनकर कवि को क्या करना है, कवि ने लिखा है, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे. हवा का झोंका एक जगह पे ठहरता है क्या, जहां चाहे वहां कहीं पर भी चला जाता है, मतलब जहां जगह मिल जाएगी. जैसे हवा का झोंका कभी यहाँ पर है कभी दूसरी जगह पे चला जाता है, तो वैसे ही कवि कहता है कि मैं एक नन्हासा एक मंद सानोली झुळूक होऊन मी सुद्धा माझं मन जिकडे मला ओढ घेईल, घेईल, ओढ, ओढ याने अट्रॅक्शन, आकर्षण, माझं मन जिथे ओढ घेईल, जिथे मला आकर्षित करेल माझं मन, तिकडे स्वैर, स्वैर यानी फ्रीली, मुक्तपणे, स्वैर यानी मुक्तपणे, फ्रीली झुकावे, झुकावे यानी त्या दिशेने जावे. ओके. उड़ावे. तो आप देखते हैं ना, हवा का झोंका आता है और चला जाता है, ठीक उसी तरीके से कवि कहता है कि मुझे भी एक मंद, एक छोटी सी सानोली, अच्छी सी एक हवा का झोंका बनना है, और जहां मेरा मन चाहे मैं वहां पर उड़ते जाऊंगा, बहते जाऊंगा. समझा पहला दो लाइन. तो पहले दो लाइन में कवि ने अपने मन की कल्पना बताई. अभी आइए देखते हैं कि अलग अलग कड़ी में कवि ने क्या क्या इमेजिनेशन किया. बहुत सुंदर है. तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है एक्टिविटी में कि कवि ये बनकर, झुड़ूक बनकर कहाँ कहाँ जाना चाहता है, राइट, कौन कौन सी जगह घूमना चाहता है. तो यहाँ पर अगली कड़ी में यानी नेक्स्ट स्टैंजा में इसका आंसर आपको मिलेगा. ओके. क्या कहता कवि है, देखते हैं. कवि म्हणतो, कधी बाजारी, कधी नदीच्या काठी, राईत वा कधी पडक्या वाड्यापाठी. देखो मैं फिर से कहता हूँ, कधी समटाइम बाजारी, बाजारी यानी मार्केट, कधी नदीच्या काठी, नदीच्या काठी यानी नदी के किनारे, काठी यानी रिवर, द बैंक ऑफ रिवर, राइट, नदी के किनारे. सो कभी मार्केट में, तो कभी नदी के किनारे. कधी राईत, राई म्हणजे काय, राई म्हणजे काय, बगीचा. राईचा अर्थ इथं बगीचा.
आपल्या डाळीच्या फोडणीमध्ये राई टाकतात, हा मस्टर्ड, वो राई नाही आहे इथे. इथे राई कुठली आहे? राई म्हणजे आमराई, जसं मँगो गार्डन होता है, ओके. तो गार्डन को क्या कहते हैं? राई. बगीचेला काय म्हणतात? राई. पडक्या वाड्यापाठी. पडका, पडका है ना टूटा हुआ, पडका यानी टूटा हुआ, राइट, कोलैप्स. वाड़ा, वाड़ा मतलब घर, पुराना जो हवेली होता है वैसे, ओके, पुरानी हवेली. तो अभी यहाँ पे कवि क्या कहता है, चार जगह बताइए. ये चार जगह पे आप भी अगर कभी भी विजिट किए होंगे, राइट, कभी मार्केट में गए होंगे, गए कि नहीं, तो क्या होती है, खुली हवा वहां पे आती है. या नदी के किनारे कभी गए होंगे तो नो डाउट, नदी के किनारे आप देखते हो एकदम ठंडी हवा होती है, मस्त पानी हो, पानी जो है इसलिए हवा भी ठंडी होती है, राइट. सो कभी मंद झुळूक बनकर कहा कहा जाने वाला है. पहिला पॉइंट बाजारी, दोन नदी किनारी, तीन मार्केटमध्ये झालं, त्यानंतर राईत, राईत यानी बगीचा गार्डन, आणि चार पड़क्या वाड़ा पाड़ी यानी ब्रोकन हाउस, या जिसे हम बोल सकते हैं कोई टूटी फूटी पुरानी जो हवेली है. अब देखो ना, कोई टूटा हुआ घर रहेगा तो नो डाउट वहां पे कोई जाता नहीं, तो खाली खाली रहता, तो वहां भी हवा पास होती है. तो ये चार जगह कभी को जाना है, समझा. अब दोस्तों जरा यहाँ पर ध्यान देना, ये चार बातें तो आपको समझ, ओके. अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है सम टाइम, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कि कवि को झुड़ुक बनकर जहां, ऐसी दो जगह आप बताओ जहां पर नैसर्गिक जगह, नैसर्गिक नेचुरल प्लेस है, मैनमेड नहीं है. तो ये चारों में से नेचुरल कौन से हैं, बताओ. देखो चार कौन से हैं, मार्केट, नदी का किनारा, बगीचा और पडका वाडपाडा. नैसर्गिक जागा कुठली आहे? नदीच्या किनारी. कुठे? नदीच्या किनारी किंवा बगीचा, राइट. राई आणि नदी, यस, राई आणि नदी. तो ये आपको आपको अगर ऐसा बोला नैसर्गिक जागा, राइट, नैसर्गिक ठिकाणाकडे असं जर विचारलं, ऐसा अगर आपको पूछा नेचुरल प्लेसेस, तो वहां पे आप नदी आणि राई ये आपको लिखना है, राइट. अदरवाइज ये चार आपको आते. अच्छा, यहाँ पर ये झुळूक बनकर जाएगा, तो त्याचा प्रवास, उसका जर्नी कैसे होगा, राइट. यहाँ पर आगे के दो लाइन में बताया. और ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है, सानोल्या झुळुकेच्या प्रवासाचे स्वरूप, ऐसा आपको पूछा है. प्रवास यानी जर्नी, स्वरूप यानी उसका रूप किस तरीके से जाएगा, राइट. सो आगे के दो लाइन में कभी क्या कहते हैं, देखो. हळू थपकत जावे, कधी काणोसा घेत, तर कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट. हळू, हळू मतलब स्लोली स्लोली. थपकत, थपकत यानी थबकने, थबकने का मतलब होता है रुकना, टू स्टॉप. तो कभी धीमे धीमे और रुक रुक के. थबकने मतलब क्या? थपकत थपकत यानी रुक रुक के. कधी कानोसा घेत, कानोसा घेणे यानी चाहूल घेणे, अंदाज घेणे. तो कभी हम, पता है ना कि जानवर होते हैं कि शिकार करने के लिए जाते, तो जैसे टाइगर आपने देखा होगा, अंदाजा लेते हैं, त्याला म्हणतात कानोसा घेणे. कान को ऐसे बड़े करते हैं ना, कुत्ता बिल्ली को भी आपने देखा होगा, अंदाज लेते. तो हम भी कभी कभी आते घर में, है ना, अंदाज घेतो, कानोसा घेणे. तो जनरली आपने देखा होगा कि इन सारी जगह में भी यहाँ पर ठंडी हवा का झोंका होता है, तो इस तरीके से ठंडी हवा का झोंका कभी कभी जोर से आता है, कभी एकदम धीमे से आता है ना, कभी रुक रुक के आती है. तो उसी तरीके से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इसको अपना अनुभव लिखा है. क्या लिखा है? हळू थपकत जावे. हळू का मतलब मैंने बताया, हळू यानी स्लोली स्लोली, थपकत यानी रुक रुक के, कानोसा घेत यानी अंदाज घेत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट. रमत गमत, रमत गमत यानी टहलते हुए, आराम से चलते हुए, एकदम स्कूल में जाते वक्त कैसे जाते अब, टहलते टहलते, है कि नहीं, और स्कूल से निकलने के बाद भाग के जाते हैं. तो वैसे ही कवि ने कहा कि मैं एक जुड़ू बन गया, तो कभी कभी क्या करूंगा, रमत गमत यानी टहलते करते टाइम पास करते करते जाऊंगा, तो कभी एकदम उनस भरारी घेईन. भरारी यानी लीप, उड़ान. कभी कभी जोर से हवा आती है और जोर से दूर चली जाती है उड़कर, है कि नहीं, तो उड़ान भर दूंगी. भरारी म्हणजे उड़ान घेना, हाई लिप करना, राइट. तो दोस्तों ये चार लाइन में यानी सेकंड स्टैंजा में पोइट ने क्या बनाया, बताया. पहले दो लाइन में ये बताया कि वो झुड़ुक बनकर कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, बताओ मुझे. मार्केट, बाजारी, नदीच्या किनारी, नदीच्या काठी, राईत यानी बगीचा, एंड तीन पडक्या वाड्यापाठी यानी टूटे हुए पुरानी हवेली के पास. और आगे के दो लाइन, नेक्स्ट दो लाइन में क्या बताया कि कैसे जाएगा, कैसे जाएगा. तो धीमे धीमे, रुक रुक के, अंदाज लेते हुए,
आराम से टहलते टहलते तो कभी एकदम ऊंची उडान भर के, हळू थपकत, कानोसा घेत, रमत गमत किंवा उंच भरारी घेत. समझा? तो टेक्स्ट बुक का ए और बी यानी अ और आ ये दोनों के आंसर आपको यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में मिल जाते हैं. क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो नाउ नेक्स्ट. अभी देखो, अब ये हवा का झोंका है, राइट? ये आगे जाके कोठे कोठे जातील ते सांगितलं. अभी वो क्या क्या देखेगा और क्या क्या गमती जमती यानी फन मस्ती करेगा, ये यहाँ पर बताया. देखो सेकंड स्टैंडर्ड. लावणी अंगोली कलिकेला हळूवार. लावणी यानी लगा के, अंगुली काय अंगुली, अंगुली मतलब उंगली, हिंदी में उंगली कहेंगे, इंग्लिश में फिंगर यानी मराठीत बोट. अंगुली म्हणजे काय? बोट. कलिकेला, कलिका, अभी हिंदी में भी बोलते कली का मतलब कली, कळी, फुलाची कळी, बड, राइट? हळूवार यानी स्मूथली. तो कभी क्या कहता है, मैं मंद जोड़ू बंद कर, जैसे पहले कहा कि मैं बगीचे में जाऊंगा, फूलों के गार्डन में गया और वहां पर कई सारे कलियां हैं जो अभी तक खिली हुई नहीं है. ऐसे कलियों को मैं धीमे से क्या करूंगा, अपने उंगलियों से स्पर्श करूंगा. लावणी अंगुली कली के लाड़ूवार. अभी मुझे बताओ दोस्तों कि सचमुच ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बट ना एक इमेजिनेशन होता है पोएम में, और इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन. कभी कभी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग हमारे सजीवों की तरह लिविंग थिंग की तरह बर्ताव करे, ऐसा एक इमेजिन करना, पर्सनिफिकेशन. ये फिगर ऑफ स्पीच अगर आप आगे पढ़ोगे 9th में या 10th में तो ये आपको समझेगा. तो यहाँ पर ना कवि ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कल्पना की है कि यदि मैं अगर मंद झुड़ुक होता, एक छोटी सी हवा का झोंका होता, तो मैं बगीचे में वो कली को जाके धीमे से क्या करता, स्पर्श करता, अंगुली से, अपने उंगलियों से उनको स्पर्श करता. समझा? यानी ये कली को खिलाता मैं स्पर्श से, राइट? लावणी अंगुली कली के लाड़ुआर थी फूलों ने बगे तो भावे पार बसार. और आपको पता है ना, कली को जैसे हवा लगती है वो कली का रूपांतर, ये कली किस में बदल जाती है? फूल बन जाता है. तो वैसे कवि ने यहाँ पे इमेजिनेशन किया है कि मैं एक हवा का झोंका बनकर इन कलियों को स्पर्श करूंगा और जैसे कलियां खिल जाती है, फूलून बगे, फूलने, फूलने मतलब फ्लरिश होना, खिल उठना. तो जैसे ये कली फूल बन जाएगी या फूल बनकर खिल जाएंगे तो मैं तुरंत वहां से भाग जाऊंगा. पसार होणे यानी पळून जाणे, पसार होणे यानी भाग जाना, पळून जाने. तो यानी वो हवा का झोंका वहां पे ठहरेगा नहीं, वो तुरंत उड़ जाएगा, दूर जगह चला जाएगा. समझाइए 2 लाइन? क्लियर? वेरी नाइस. आगे. परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा. परी, परी मतलब हवा में उड़ने वाला परी नहीं. हम्म? परी मतलब हवा में उड़ने वाला परी नहीं. तो ये पर परी का मतलब क्या है? लाइक अपन किसी वाक्य को जोड़ते वक्त कंजक्शन का, सेंटेंस का इस्तेमाल करते ना, कंजक्शन वैसे ही है, राइट? परी मतलब लाइक दैट, तुरंत. हाँ, तो वैसे ही तुरंत मैं क्या करूंगा, जाता जाता जैसे ही मैंने कलिका को यानी छोटी सी कली को मैं एक हवा का झोंका बनकर मैं स्पर्श करूंगा और वो फूल बनते ही तुरंत, परी मतलब तुरंत, क्विकली उड़ जाऊंगा और जाते जाते अपने साथ उस फूल की सुगंध, फूल बन गया ना कली, तो उसकी सुगंध जो बाहर उमड़ गई, बाहर आ गई, तो उस सुगंध को अपने साथ, कवि कहता है मंद झुड़ुक बनकर वो फूलों की खुशबू को, सुगंध, सुगंध यानी फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, राइट? तो फूलों की उस खुशबू को, उस महक को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा. संगे, संगे यानी विथ, मेरे साथ उड़कर लेकर जाऊंगा. और लेकर कहा, अपने घर में जाके अलमारी में छुपा के रखेगा? नहीं. तो कभी आगे लिखता है, तो दिशा दिशा तुम, तो यानी वो सुगंध, वो खुशबू, वो महक, फूलों की महक मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा. और दिशा दिशा तुम यानी ऑल डायरेक्शंस, सराउंडिंग, चारों तरफ मैं क्या करूंगा, फिरता उधळून द्यावा. उधळून देने, उधळने मतलब क्या? तो शावर, वर्षाव करने, मतलब चारों तरफ इन खुशबू को मैं फैला दूंगा. उधळून देणे, फैलावणे, चारों तरफ मैं पसरवून देणार.
चारों तरफ ये खुशबू मैं फैला फैला दूंगा। समझा? तो ये कवि ने की हुई क्या है, गम्मत है। क्या है, गम्मत। गम्मत यानी फन। समझा? कितना सुंदर इमेजिनेशन है। कवि कहता है कि मैं एक जुड़ूक बनकर बगीचे के कली को धीमे से स्पर्श करूंगा, और जैसे ये कली का फूल होता है, इन फूलों की खुशबू चुरा कर मैं हवा बनकर उड़ जाऊंगा और चारों दिशा में ये खुशबू को फैला दूंगा। इतना सिंपल उसका अर्थ है। समझा? क्लियर? व्हेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट, गाण्याची चुकली मुकली गोड लखेर। कवी कहता है, गाण्याची चुकली मुकली गोड लखेर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर। अभी सबसे पहले मैं सेकंड लाइन बताता हूँ। झुळझुळ झरा। झरा तो समझते, झरा यानी झरना। झरा का मतलब क्या होता है, झरना, स्ट्रीम, पानी का बहता हुआ प्रवाह। ओके। और जब बहते हुए पानी की जो आवाज होती है ना, उस साउंड को क्या कहते हैं मराठी में, झुळझुळ। क्या कहते हैं, झुळझुळ। ओके। अभी आप मुझे बताओ कि बहते हुए पानी की आवाज आती है कैसी? पानी बहता है, बट पानी का झुळझुळ झुळझुळ ये आवाज आता कैसे, कि जब हवा उसको छू जाती है, राइट। बहता हुआ पानी को जब हवा स्पर्श करती है, तो वो पानी और हवा की स्पर्श के कारण ये साउंड क्रिएट होता है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं एक हवा का झोंका बनकर वो झरने का पानी है ना, उसको स्पर्श करूंगा, आणि चौफेर, चौफेर यानी चारों तरफ उस पानी की आवाज झुलझुल को मैं फैला दूंगा। गाण्याची, और जैसे ऐसा लग रहा है कि वो एक गाना है, वो झरना गा रहा है, त्या गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर। चुकली मुकली मतलब मिसिंग, चुकलेली, राइट। गोड, गोड यानी स्वीट, बट नॉट अ टेस्ट वाला स्वीट, मन को अच्छा लुभाने वाला स्वीट। ओके। लकेर, लकेर का मतलब क्या होता है, लकेर म्हणजे आलाप। आप देखते हैं ना कि जो सिंगर होते हैं, गायक लेते हैं, आलाप लेते हैं, ऐसा गाते हैं। ओके। तो उसको कहते हैं लकेर। यानी ये दो लाइन में कवि क्या कह रहे हैं, कवि की कल्पना ऐसी है कि आगे जाके मैं क्या करूंगा, नदियों पे जाऊंगा, उन नदियों पे कई सारे झरने बहते जाएंगे आगे, तो उन झरनों को मैं झुड़ूक बनकर, एक ठंडी हवा का झोंका बनकर क्या करूंगा, उनको स्पर्श करूंगा, और उनमें एक सुंदर सी गोड लकीर, एक आवाज, झुड़झुड़ 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 एक आवाज निर्माण करूंगा, और वो आवाज चारों तरफ में फैला के लेके जाऊंगा। उनका गाना सुंदर से, राइट, निर्माण करूंगा। यस। व्हेन अ फोर्स ऑफ एयर पुश ऑन वाटर पाथ, व्हाई द वाटर मूव्स हियर एंड देयर। यस, व्हाई नॉट, सिंपल है ना, ऐसा ही होगा ना। पानी ऑलरेडी बह रहा है, और उसको अगर हवा का स्पर्श है, तो उससे आवाज क्रिएट होगी ना। ही आवाज वैसे ही बनती है। तर झुळझुळ म्हणजे झऱ्याचा, वाहत्या पाण्याचा आवाज, बहते हुए पानी की आवाज, राइट। आगे, आगे के दो लाईन में क्या कहता कवी, तो नदी झालं, ओके, त्यानंतर बगीचा झाला। आता पुढे काय म्हणतो बघा, शेतात जाणार। कुठे जाणार, शेतात। शेत यानी फार्म, आपको पता है। और मुझे बता, जब फसल उगती है तो पूरा खेत कैसा होता है, हरा भरा, एकदम ग्रीन, है ना। तो इसको कवि ने कल्पना दी है, इसको कवि ने सिंबॉलिक किया पांचों रत्न के साथ। फार्म को क्या बोला, पांचों, शेतात पाचूच्या, यानी पांचों के फार्म में। पांचों क्या मालूम है ना, पांचों इज द वन ऑफ द जेम। ग्रीन कलर का जेम होता है ना, हाथ की अंगूठी में कुछ लोग पहनते, देखो, हरे रंग का, राइट, पांचों। तो यहाँ पर ना कवि ने सच में वो जेम का खेती ऐसा नहीं बोला है, इट्स नॉट अ फार्म ऑफ जेम्स, राइट, पांचों एमरल्ड, राइट, तो उसका नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, तो वो हरे भरे जो खेत है ना, वो एकदम ग्रीन दिखता है, मस्त लहराते हवा के ऊपर। तो ऐसे खेत को कवि ने पांचों के रत्न यानी एमरल्ड की क्या दी है, उपमा दी है, राइट, उसके साथ सेम कंपेयर किया। क्लियर? यस। हाँ, लेकर, लेकर नहीं रे, लकीर, लकीर, लकीर यानी आलाप, melody. Okay, someone asked me the English meaning of lakir. It's not laker, okay, it's a lakir, के ऊपर मात्रा है। So lakir यानी melodious tune, right, sweet tune of melody, right। तो आगे अभी मैं पढ़ता हूँ, कवि कहता है, शेतात पाचूच्या यानी हरे भरे खेत में, राइट। आप देखते हैं ना कि वो खेत ऐसे ही खड़े रहेगा, बट जब हवा आती है ना जोर से, तो वो हवे में लहरा, हवा के झोंके के साथ ये हरा भरा खेत लहराता। शेतात पाचूच्या जाणार, देन निळ्या नदीवर शांत, नदी
नीली है, काम, संत है, बह रही है निळ्या नदीवर शांत, शांत यानी वेरी काम, राइट। खुलवी तो मखमली तरंगगात, तो मैं क्या करूंगा, कवि कहता है कि एक मंद हवा की झुड़ुक यानी हवा का झोंका बनकर जो नदी है एकदम संत है, एकदम काम है, ऐसे नदी के सरफेस को या नदी के पानी को मैं हवा बनकर, हवा का झोंका बनकर स्पर्श करूंगा और उसमें तरंग लाऊंगा। तरंग यानी आप देखते हैं कि नदी के पानी में जरा भी आप अगर पत्थर फेंका तो वेव्स आते हैं, है ना, छोटे छोटे, क्या आते हैं, वेव्स, तरंग, तरंग यानी लहर, त्याला आपण लाट पण बोलू शकतो, राईट, फ्रिक्वेन्सीज। तर मी तरंग खुलवणार, त्यामध्ये मी काय करणार, लहर का निर्माण करूंगा, करूंगी। एक्चुअली जुड़ों स्त्रीलिंगी है, इसलिए स्त्रीलिंगी बोलना चाहिए, कवि भले पुल्लिंगी है, राइट। तो उस तरंग को क्या बोला है, मखमली। दोस्तों ये खेल आपने कई बार खेला होगा गांव में या कहीं पर भी। क्या हुआ, पेज नंबर 32 चल रहा है बच्चा। सर कैन यू रिप्लाई प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शांत। शांत का मतलब शांत बेटा, अपन बोलते ना शांत हो जा यानी काम, संत हो। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान देना। कवि कहता है खेतों में जाकर उन खेत फसलों को, उगे हुए हरे फसलों को मैं क्या करूंगा, हवा के झोंके के साथ उसको लहराऊंगा, ये क्लियर। देन नीली नदी, नदी का पानी जो नीला होता है, उस नदी के ऊपर मैं हवा का स्पर्श बनकर उसमें तरंग लाऊंगा। तरंग यानी सिंपल लहर, एक छोटे से व्यवस्था में, जैसे बता रहा था, ये अनुभव आपने सबने लिया होगा कि आप नदी के किनारे कहीं पे पानी पे खेलते खेलते आपने कभी पत्थर फेंका तो उसमें तरंग आते हैं ना, सेम लाइक वैसे। यस, यस, नहीं खेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये तो एक कॉमन सेंस, आप जानते हैं कि पानी के ऊपर तरंग आ जाते हैं। तो वैसे कुछ नहीं तो बाथरूम में अपना जो बकेट होता है ना पानी का, उसमें भी आपने छोटा सा स्पर्श या फूंक मारा ना तो उसमें भी तरंग आ जाते हैं, वेरी सिंपल, उसके लिए नदी पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे। सो आगे बढ़ता हूं मैं। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर येऊआ, लकेर झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर, शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवीत मखमली तरंगे जावे गात। तो वो नदी के ऊपर स्पर्श करके मैं उसमें तरंग यानी लहर उठाऊंगा, और उस लहर को क्या बोला, मखमल, मखमल यानी वेलवेट, राइट। तो उसकी कंपैरिजन किया उसके साथ जो एकदम सॉफ्ट मऊ होता है, तो अशा मखमली तरंगे गात मी पुढे पुढे जाणार आहे, समजा। नाउ नेक्स्ट, वेळूच्या कुंजी वाजवणी अलगूज। वेळू, वेळू म्हणजे काय, बांबू। कुंज, कुंज यानी वन यानी बगीचा। तो आपने कभी अभी मार्केट ये अपने बगीचे में आप कभी गए होंगे, गांव के खेतों में भी अगर देते हो तो कॉर्नर में कई बार ना बांबूंची बन असतात, कोकणात तर भरपूर आहेत। हा, बांबूचे बन, वेळूचे कुंज यानी बांबूचे बन, कुंज यानी वन, जंगल। तो बगीचे में, बांबूच्या बगीच्यात जर तुम्ही गेलात, राइट, वाजवणी अलगोज, अलगोज यानी बांसुरी। कभी भी आप बांबू, जहां पर बांबू स्टिक्स, बांबू से ना, बांबू का जो ये होता है गार्डन, वहां पर आप जाओगे और वहां पर हवा है तो बहुत ही एक स्वीट ट्यून वहां पर हवा की आती है, इट जस्ट लाइक अ फ्लूट। और आपको सबको सबको पता भी है कि फ्लूट बम्बू स्टिक से ही बनता है, राइट। बम्बू को स्टिक को एक पर्टिकुलर तरीके से जब उसको छेद किया जाता है और उसमें से हवा पास होती है तो उसमें से बहुत ही सुंदर स्वीट मेलेडीज, राइट ना, फ्लूट बजती है। सो इट जस्ट लाइक, कवि वैसे ही कहता है कि बम्बूज के गार्डन में जाकर मैं हवा का झोंका बनकर क्या करूंगी, त्या अलगूज वाजवेन, अलगूज यानी बांसुरी, अलगूज वाजे नभात, गाणं सुना होगा आपने। वेळूच्या कुंजी वाजवणी अलगूज, समझा। बांबूच्या बनात जाऊन बासरी वाजवेन, ओके, साधा सोपा मराठी अर्थ। आगे के लाइन में कवि कहता है, कणसांच्या काणी सांगावे हित कूज। कणीस, कणीस यानी कौन, मका होता ना, मका, राइट, या कोई भी गेहूं, ज्वारी, बाजरी, राइट ना, जो भी आप देखते हो कि वो फसल उगती है तो जिसमें उसके दाने भर जाते हैं ना, उस कौन को क्या बोलते हैं, कणीस। क्या कहते हैं, कणीस, मक्याची दाना। तो वो फसल जो उगी हुई है, राइट, वहां पर उसके ये सब टॉप में होते हैं ना, तो हवा आती है तो वो हवा में लहराने जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ठंडी हवा का झोंका उनसे उनके कानों में जाके कुछ मन की बातें बता रहा है। यहाँ पे कभी ने ऐसा इमेजिनेशन किया है, ऐसी कल्पना की है कि मैं
हवा का झोका बनकर बांबूच्या बनात जाऊन बासुरी वाजवेल, राईट, अलगूज वाजवेल. आगे कवि कहता है कणसांच्या कानी जाऊन, कणीस यानी ते कॉर्न्स, उनके कानों में, जैसे आप दोस्तों से अपने मन की बात एकदम कान में एकदम गपचूप बोलते हैं ना, कुजूर पुसूर करते हैं, लाईक उस तरीके से हित गुज सांगणे यानी मनातल्या गोष्टी सांगणे, गुज गोष्टी, मन की बातें, गॉसिप, मैं धीमे से उसके कान में जैसे कुछ जाके अपने मन की बात बताऊंगा. और नदी के किनारे कई सारे पेड़ होते हैं, फूलों के पेड़ भी होते हैं. शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी. तो उस नदी के किनारे, आप बाजू में, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में, राइट, नदी के किनारे जो सुंदर सुंदर बकुळीची झाड आहे. बकुळी इज वन ऑफ द नेम ऑफ फ्लावर. बकुड़ी फूल है, छोटे छोटे फूल होते हैं मोगरा की तरह. तो उन फूलों को मैं क्या करूंगा, नीचे गिराऊंगा हवा का झोका पर. शिंपावणी, शिंपवणे, शिंपणी म्हणजेच काय, स्प्रिंकल, टू स्प्रिंकल, नीचे गिराना. तो मैं हवा का झोंका बनकर, हवा की झोंका बनकर कवि कहता है कि मैं उन फूलों को नीचे गिराऊंगा. गाळूनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी. और अगर जामुन का पेड़ है, जांभळे, जांभळे यानी जामुन ट्री, गाळूनी यानी नीचे गिरा के, भुळभुळ तिरी, पिकलेली, पिकलेले ने पके हुए जामुन को मैं क्या करूंगा, नीचे नदी के तीरी, तीरी यानी किनारे गिराऊंगा. राइट. तो देखो कितनी सुंदर कल्पना है. कवि कहता है कि हवा का झोंका बनकर सबसे पहले बंबू के बन में जाकर बांबूच्या बनात जाऊन मी काय करेल, बासुरी सारखा आवाज काढेन. राइट. नेक्स्ट लाइन में कवि ने कहा कि वो जो कणीस है, जो हवा के ऊपर लहराते हुए जो फसल है, ओके, उनके कानों में जाके अपने मन की बात बताऊंगा, दोस्त को दोस्तों की तरह. और बकुल के सारे फूल हवा के झोंके के साथ मैं नीचे गिराऊंगा. वैसे जामुन के पेड़ के ऊपर जो पके हुए जामुन है ना, तो उनको नीचे नदी के किनारे गिरा दूंगा ताकि छोटे बच्चे उसको खा सके. इस तरीके से बहुत ही सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ पे की है. एंड नाउ लास्ट पैराग्राफ. दिनभर राबोनी, दिनभरी राबोनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा, घ्यावया विसावा, यावे मी तिनी सांजा. वेरी नाइस. अब तक कवि ने सारी कल्पना, ये नदी, कली, बगीचा, बांबूचं बन है ना, खेत, इसके बारे में बनाया. अब कवि ने मनुष्य के बारे में बताया कि मनुष्य के जीवन में हवा के झोंका का क्या महत्व है. कवि कहता है दिन भर राबोनी, राबोनी यानी कष्ट करून, मेहनत करून, दिन भर यानी दिवसभर, दमला दिसता कोणी, ऐसे घर में कोई दिन भर अपना बाहर काम धंधा करके थक कर घर पे आ जाता है. दमने, दमने टू टायर्ड. इफ समवन टायर्ड पर्सन केम एट होम, अगर घर पे आ जाता और वो थक के सोफा पे बैठ गया, या बहुत गर्मी हो रही तो उसने क्या किया, खिड़की खोल दिया और जोर की हवा का झोंका आ जाता है, तो हमें अच्छा लगता है. कभी कभी पावर चला जाता है, लाइट नहीं है, फैन नहीं, कुछ नहीं, और जब ठंडी हवा का झोंका आता है तो बहुत अच्छा लगता है. या कभी गर्मी में आप चलते चलते जाते हो, काफी गर्म हो रहे हैं, और किसी पेड़ के नीचे बैठते हो, ठंडी हवा का झोंका आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. सेम एक फील यहाँ पे किया है कवि ने, एक इमेजिनेशन किया है कि मैं क्या करूंगा, जो भी व्यक्ति थक कर घर पे आता है, राइट, उसको जाके बिल्लोगोणी, उसको जाके हक करूंगा. राइट. आगे के लाइन में कहता है टवटवी मुखावर आनोनी बिलगोणी. बिलगोणी यानी बिलगन, बिलगने, छोटा बच्चा जैसे माँ को जैसे हक जाके ऐसे हक करता है, मिठी मारतो, तो वैसे उस व्यक्ति को हवा को झोंका बनकर मैं आलिंगन देन, त्याला मैं हक करेन, और उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी. टवटवी, टवटवी यानी रिफ्रेशमेंट, फ्रेशमेंट, फ्रेशनेस. मुखावर, मुखावर यानी चेहऱ्यावर. राइट. तो थके हुए व्यक्ति को हवा का झोंका बनकर मैं क्या करूंगा, एक राहत दूंगा, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, उसको फ्रेश लगेगा. स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा. स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी एकदम मन मोकळ्या, मुक्त, फ्री. राइट. स्वच्छंद अशा करुणी नाना मौजा, नाना यानी डिफरंट, नाना पाटेकर नाही, ओके, डिफरंट मौजा, मौजा मोजा नाही, पायातला सॉक्स नहीं, ओके, मौजा, मौजा यानी फन. सो डिफरेंट फन, अलग अलग तरीके से ये हरकतें शरारतें करते हुए मैं दिन भर खेलते जाऊंगा. आणि घ्यावाया विसावा, मैं भी थकूंगा ना, दिन भर थक जाऊंगी, तो विसावा यानी रेस्ट, यावे मी तिनी सांजा, और रात के टाइम
पे शाम के टाइम पे तीनी सांझा एट इवनिंग टाइम मैं भी क्या करूंगी, रेस्ट करूंगी, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक यदि मैं एक हवा का ठंडी हवा का झोंका बन जाता हूं तो मैं क्या कर लूंगा, क्या क्या करूंगा, ये सब इस कविता में कवि ने बताया। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक सो अपना टाइम भी हो गया, इसलिए कम टाइम में मैंने वो कवर करने की कोशिश की। कई बच्चों की कविता हो गई है तो उनके लिए रिवीजन रिपीट हो जाएगी, और हो गई एक रिवीजन हुआ होगा, और कई लोगों को अभी नहीं है बट बाद में तो वो रहेगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हम रुके, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। सेलेक्ट करो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो।